नमस्कार, मेरा नाम आकाशादित्य लामा है। मैं थिएटर करता हूँ, रंगकर्मी हूँ और टीवी सीरियल्स बहुत सारे लिखे और फ़िल्मकार हूँ। तो अगर आप मेरी यात्रा जो है जीवन की आप कह सकते हैं कि मेरा जन्म रांची में हुआ, रांची झारखंड जो अभी है, तब बिहार में हुआ करता था। और उसके बाद मैं कलकत्ता में रहा, भिलाई में रहा, छत्तीसगढ़ में काफ़ी समय रहा। छत्तीसगढ़ भिलाई जो है वहाँ पे मैंने मेरी स्कूलिंग काफ़ी हुई। उसके बाद मैं ग्वालियर में रहा। ग्वालियर में मेरा ये कह सकते हैं कि जो कला जीवन की जो शुरुआत है, कला जगत में मेरे प्रवेश वहीं से हुआ। मैंने थिएटर वहाँ करना शुरू किया ग्वालियर में और फिर वहाँ उसके अलावा मैं पंजाब और भी अलग-अलग जगह रहा और कई मतलब पिछले 25 सालों से तो मुंबई में हूँ, तो मुंबईकर हूँ इस समय। और तो हाँ, मुझे मेरा परिवार जो है हमेशा से हमारे सेना में रहे हैं, आर्म फोर्सेस में रहे हैं, हमारे परिवार में हमेशा यूनिफ़ॉर्म पहना गया है। तो अपने परिवार का मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने यूनिफ़ॉर्म नहीं पहना है। और उसका कारण ये नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता था सेना में, मैं बिल्कुल आर्मी ऑफ़िसर बनना चाहता था। मुझे लगा कि यार आर्मी ऑफ़िसर बन जाऊँगा और जनरल भी हो सकता है, रिटायरमेंट तक जनरल बन जाऊँ और अगर मुझे लगा वॉर हो नहीं रहा है, मैं बोर हो जाऊँगा, तो इसीलिए लेकिन अच्छी बात है, वॉर नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगा लेकिन अगर मैं उसमें जा रहा हूँ जिस पर्पज़ से अगर वो नहीं कर पाया तो फिर क्या करूँ? तो मुझे लगा कि मैं दूसरा कुछ करना चाहिए। तो मैं 9th स्टैंडर्ड में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फ़िल्म डायरेक्टर बनना है। उसका रीज़न ये है राइटर भी नहीं बनना था, मुझे डायरेक्टर बनना था। एक्टर नहीं बनना था, राइटर नहीं बनना था, डायरेक्टर बनना था। डायरेक्टर इसलिए बनना था क्योंकि मैं स्कूल के दिनों में ना होमवर्क नहीं करता था। मैं अपने दोस्तों से होमवर्क कराता था, तो वो लोग मेरा होमवर्क करते थे। तो वो मुझे क्योंकि और बदले में मैं उनको कहानियाँ सुनाया करता था। मैं बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाता था स्कूल के दिनों में। मुझे लगता है शायद अभी भी सुनाऊँगा, ये फ़िल्म देखने के बाद आपको लगेगा। तो मैं कहानियाँ सुनाता था। तो कहानियाँ सुनाने के मतलब होमवर्क करते थे, तो मुझे लगा कि यार लिखने में तो आलसी था, तो राइटर नहीं बनूँगा क्योंकि तब तो लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह उस तरह से नहीं आया था। तो मुझे लगा कि मैं डायरेक्टर बनूँगा, डायरेक्शन दूँगा, कहानियाँ बताऊँगा। तो उस तरह से और फिर उसके बाद मेरा ग्वालियर में जब मैं था तो मैं रंगमंच से जुड़ गया, थिएटर करने लगा और उसके बाद जो है मैं मुंबई आ गया। और मुंबई में आने के बाद छोटे-मोटे फ़िल्मों में असिस्ट किया, उसके बाद मैं जो है एड फ़िल्म मेकर रवि देशपांडे जी हैं, उनका असिस्टेंट रहा, फिर गदर एक प्रेम कथा में अनिल जी का असिस्टेंट था। फिर द हीरो करते हुए मैंने उनको छोड़ के मैंने टेलीविज़न में आ गया एज़ अ राइटर। तो पहले थोड़े समय के लिए बालाजी टेलीफ़िल्म्स में था और उसके बाद जो है दीप्ति भटनागर, एडिट 2 जो संजय कोहली, विनायफर कोहली उनका एक शो था ज़ारा, फिर कभी आए ना जुदाई दीप्ति भटनागर जी का और आक्रोश निम्बस के साथ, इस तरह के कई सारे टीवी शोज़ लिखता गया। फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शन सूरज बड़जात्या जी के साथ प्यार के दो नाम, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, सूरज जी, कविता बड़जात्या। तो उन इस तरह से मेरा चलता गया। फिर इंडोनेशिया चला गया कुछ समय के लिए, इंडोनेशियन टीवी के लिए काफ़ी लिखता रहा। फिर वापस आया। लेकिन वो वही होता है कि एक आप अगर क्रिएटिव है, तो एक ही काम को बार-बार करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगा कि टेलीविज़न जो है, वो एक ही चीज़ रिपिटिटिव हो रहा था। तो मैंने वापस अपने मुंबई में अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया और मैंने थिएटर करना शुरू किया। मतलब अब मेरा पहला नाटक था, मैंने जो बहुत कम एज में लिखा था, 17-18 साल का था जब मैंने मोहनजोदड़ो ग्वालियर में रहते हुए लिखा था। तो उसको मैंने जो है उसको उसके ऊपर नाटक बनाया हमने और उसमें पहले जो जिस लड़की को हमने लीड रोल में लिया था, वो जो बाद में चल के जोधा अकबर सीरियल की जोधा बनी परिधि और उसके बाद गोपी बहू जो देवलीना भट्टाचार्य वो भी उस मंच में वहाँ उसमें हमारे साथ काम कर रही थी। फिर मिताली नाग जो अप्सर बेटियाँ बनी। तो इस तरह से लोग जुड़ते गए। जो लाहौर फ़िल्म के जो लीड एक्टर थे अनाहत, वो उसमें पहले लीड थे। तो शोज़ आते गए पर रौनक आहूजा जो टीवी के बहुत बड़े हालाँकि वो तो पहले ही बन चुके थे। तो रौनक आहूजा, अमन वर्मा, अशोक भंटिया जी, नागेश सालवान, बिन्नी शर्मा, इस तरह के कई सारे लोग और भी जुड़ते गए। कुछ लोग सक्सेसफुल थे, कुछ लोग इससे जुड़ने के बाद हमारे थिएटर ग्रुप से वो लोग काफ़ी आगे निकले। तो इस तरह से मेरा थिएटर चलता रहा और चूँकि वो मोहनजोदड़ो काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड था उस समय, उसके बारे में लोग काफ़ी बात कर रहे थे, तो मुझे पहली फ़िल्म में डायरेक्टर बनने आया था। राइटर बनने से बचता था लिखना ना पड़े करके, लेकिन राइटर रहा, सफल राइटर रहा और फिर उसके बाद और उस बीच में फिर मैंने एक जैसे लाहौर फ़िल्म थी, उसके मैंने एडिशनल डायलॉग लिखे थे संजय पूरन सिंह जी के लिए और फिर उनके अगली फ़िल्म भी जो बन रही थी चंदा मामा दूर के सुशांत सिंह राजपूत वाली, उसमें भी मैं स्क्रीन पे डायलॉग कर रहा था उनके साथ। तो लेकिन ये हुआ कि फिर राइटिंग करते-करते भी एक थोड़ा-सा बोर हो रहा था और तब मुझे पहली फ़िल्म का ऑफ़र मिला सिगरेट की तरह। वो बन गई, वो मधुरिमा तुली की वो पहली हिंदी फ़िल्म थी, जो है वो भी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरे साथ काम करने से लोगों का बड़ा भला होता है। तो वो उसकी पहली फ़िल्म थी हिंदी फ़िल्म और उसके बाद जो है फिर मैं थोड़ा-सा सोशल वर्क में चला गया। मैं बहुत सारा ज़्यादा सामाजिक कार्यों में धीरे-धीरे मेरा इतना रम गया मैं
फिल्म मेकिंग और ये सब भूल गया, क्योंकि पैसे वैसे टीवी वीवी करके और वो सब करके काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। और तो जब आप सिंगल होते हो, आपके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि फिर आप जो है काम करने से बचते हो, आप अपने जीवन चलता रहता है। तो मैं इस तरह से अपना जीवन जीता रहा। फिर उसी दौरान जो है फिर मेरे जो मेंटोर थे कह सकते हैं, जो मेरे मार्गदर्शक थे, जो सामाजिक कार्यों में, उनका स्वर्गवास हो गया। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे नहीं, मैं वापस मुझे जो है ये सब काम करना चाहिए, अपनी क्रिएटिव जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए। हालाँकि इस बीच में मैंने जो नागामीज़ फ़िल्म है, नानी तेरी मोरनी, नागालैंड की पहली ऑफ़िशियल नागामीज़ भाषा की पहली ऑफ़िशियल फ़िल्म है वो। वो काफ़ी सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स में उसका सिलेक्शन हुआ, उसको काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम्ड है फेस्टिवल सर्कल में। 2018 के वो IFFI इंडियन पैनोरमा सेक्शन में उसको सिलेक्शन हुआ था, गोवा में दिखाई गई थी। पिछले साल भी यूनिसेफ ने फिर उसको जो है वापस दिखाया, नागेश कुंगनूर जी की धनक के साथ, ये फ़िल्म भी थी वहाँ पर, यूनिसेफ ने उसको दिखाया। कई सारे और फेस्टिवल में भी जा रही है, लेकिन वो एक फेस्टिवल की फ़िल्म होने से क्या होता है, आपका सम्मान तो बहुत बढ़ता है, आप कमर्शियली पैसे नहीं आते हैं, चूँकि मुझे थिएटर करना होता है और बाकी चीज़ें करनी होती है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो मुझे लगा मुझे कमर्शियल फ़िल्म बनानी चाहिए। और ये जो है तौबा तेरा जलवा, ये उसी तरह की एक फ़िल्म है। तौबा तेरा जलवा जो है, हालाँकि कमर्शियल, हम मेरे लिए तो कोई कमर्शियल और नॉन कमर्शियल आर्ट फ़िल्म नहीं होता है। गुड सिनेमा, बैड सिनेमा होता है। तो ये बस ये है कि इसमें कुछ एंटरटेनिंग, थोड़ा-सा हम जो जिसको कमर्शियल सिनेमा बोलते हैं, उसको थोड़े से रियलिटी से थोड़े से ओवर द टॉप चले जाते हैं, ताकि वो जो है एनहांस करते हैं चीज़ों को। तो इसमें वही है, इट्स अ तौबा तेरा जलवा, इट्स अगेन ए वेरी फिलोसॉफिकल रोमांटिक स्टोरी है। It's a romantic thriller, but it's a philosophical story. It's not the love story, but the story of love. ये प्यार क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं प्यार के, वो है ये तौबा तेरा जलवा। उससे तौबा है, जैसे बोलते हैं ना, ये तौबा जलवा जो है, इश्क का जलवा है जिससे हम तौबा करते हैं। ये फिल्म का एक्चुअल मीनिंग जो है वो है, क्योंकि वो जिस गाने से इंस्पायर्ड है, हम तौबा तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार, तो कह सकते हैं वो गाना सुनने के बाद ही मुझे ये, और ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स है, जो इसकी जो अमीषा जी जो रोल कर रही है, अमीषा पटेल, ये एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर है लेडी। उनसे मेरी काफ़ी बात होती थी, वो मेरी दोस्त है। तो एक एक इवेंट में हम लोग मिले, कई कई लंबा चलता रहा वो इवेंट, हम लोग रोज रात को बातें करते थे। तो उनकी जो बातें थी, हालांकि पूरा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें थी, उनकी जो सोच थी, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो मुझे लगा इन बातों को मैं कहाँ डाला जाए, तो मैंने वो अमीषा जी का कैरेक्टर बनाया और उसके ऊपर उनकी थॉट्स को डाला। सेम जो है राजेश शर्मा जी कर रहे हैं, प्रोफेसर सैयद अहमद। तो ऐसे ही एक हमारे हैदराबाद में मुझे एक मिस्टर खान मिले, जो मतलब वैसे तो रिलीजियस नहीं थे, लेकिन वो ओशो के वो बहुत मानते थे। और ओशो, तो मुझे जो है राजेश शर्मा जी का कैरेक्टर उससे इंस्पायर्ड है। जतिन खुराना जो रोमी त्यागी कर रहे हैं, तो वो भी अगेन जो है वो काफ़ी हद तक मैं अपने कॉलेज के दिनों में जैसा था या बाद में भी रहा। और रोमी त्यागी देखेंगे तो ज़्यादातर जो मैन है, मर्द है, जितने भी मर्द जो होते हैं, उनके अंदर में ना वो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर है। तो वो उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो मेरे पास रेफरेंस बहुत थे। हाँ, ये जो है दूसरी जो रिंकू कुमारी कर रही है, एंजेला एंजेला कज़लिंस्की, बहुत बहुत प्यारी लड़की है, बहुत इनोसेंट है। और मुझे वैसी ही लड़की एक चाहिए थी जो कि उस तरह से बात करे, जो अपना क्या बोलते हैं, जो टीवी देख के, जैसे मैं टीवी के, मैंने बताया कुछ 3000 एपिसोड टीवी शोज लिखे हैं मैंने, भारत के लिए भी, इंडोनेशिया के लिए भी। तो मुझे मालूम है कि वो टीवी देखने के बाद घर के जो महिलाओं पे क्या असर होता है। तो कहीं तो हस्बैंड को भी पता होगा बेचारे, वो कितने त्रस्त होते होंगे या उनकी बीवियों के वो सीरियल देखने से, और उसका जो असर होता है। तो वो मेरे लिए बड़ा फनी पार्ट था। मुझे कई बार लगता था कि मैं जाके लोगों से बोलूँगा कि मैं टीवी राइटर हूँ और लोग मेरा बड़ा सम्मान करेंगे। जब मैं टीवी में नया-नया राइटर बना, तो शादी-ब्याह में कहीं भी जाता था और लोगों से कहता था कि मैं टीवी का राइटर हूँ, लोग गालियाँ देते थे, "शर्म नहीं आती, ऐसे काम करते हो?" तो मुझे लगा कि अच्छा, तो तब मुझे पता चला कि एक्चुअली उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो उससे इंस्पायर्ड है रिंकू कुमारी का कैरेक्टर जो है, अपना एंजेला जो कर रही है। तो ये जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स है, उनको जो है हमने एक एंटरटेनिंग सेटअप में सबको अलग-अलग कैरेक्टर्स को जोड़ के उसको हमने एक बनाने की कोशिश की है, तौबा तेरा जलवा। जी, मैं इनफैक्ट ना, तौबा तेरा ये अपना कहो ना प्यार है तब रिलीज़ नहीं हुई थी। तो वो आती थी सेट पे, मैं देखता था, मैं बोलता, अरे बड़ी प्यारी-सी लगती थी। मैं देखता था ना, बड़ी स्वीट-सी, प्यारी-सी। और उनकी मेरी ना, मतलब लोग कई बार उनके बारे में ना, मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। उनके बारे में कई बार मीडिया में जिस तरह की खबरें आती है या जिस तरह से परसेप्शन कई लोगों को लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तब भी उतनी स्वीट थी और इस फ़िल्म में भी मेरे साथ उतनी ही स्वीट है। उनके साथ काम करना बहुत मज़ेदार है।
मैंने जो है ये तौबा तेरा इसमें जब कहो ना प्यारे में गदर रिलीज नहीं हुई थी, गदर की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, तो हम लोग करते थे, तो हमारी बहुत बातचीत हुई, मतलब उनका 3 बर्थडे जो है वो गदर के सेट पे मना हम लोग के साथ। तो और वो मुझे बहुत रिकमेंड करती थी कई जगह। उन्होंने जैसे वो एक फिल्म करी थी ये जिंदगी का सफर तनुजा चंद्रा जी के साथ, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया वहाँ पे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वो फिल्म नहीं की है मैंने, तनुजा जी को असिस्ट किया था एक क्या दिल ने सुना या इस टाइप का कुछ था, दिल ने सुना शायद, ऐसा करके टेलीफिल्म थी, आशीष विद्यार्थी थे उसमें। तो उसमें मैंने तनुजा जी को असिस्ट किया। तो वो उन्होंने मुझे रिकमेंड करती थी हर जगह, क्योंकि शी यूज्ड टू लाइक मी, बोले कि ये बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है, ये है। और वो बोलती थी कि तुम एक दिन अच्छे डायरेक्टर बनोगे, उनको हमेशा से लगता था। वो सब पहली इंसान है फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने मेरे लिए ये प्रेडिक्शन किया था। और मैं शायद अनिल जी के जो असिस्टेंट है उनमें से बहुत कम, अनिल शर्मा जी के जो है जिनकी फिल्में रिलीज हुई है जो अब आ रही है, उनमें से शायद मैं एक हूँ। तो वो एक तरह से तो अमीषा जी का उस समय था, और इसके बाद बीच में हमारी बातचीत नहीं हुई कई साल। और जब मैंने गदर के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने जैसे मेरा नाम सुना, उन्होंने बोला अरे तूने, मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला, स्क्रिप्ट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बोला कि यार बस न्याय करना, जस्टिस करना, अच्छा ये करना, आई ट्रस्ट यू एंड आई नो यू विल मेक ए गुड फिल्म। तो वहाँ से जो है ये हमारी फिल्म हुई। और थ्रू आउट मतलब वो उनके साथ काम करना जो है वो उनके 5 टेक ले लो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 5 टेक देंगी, 10 टेक देंगी, उनको कोई ईगो इशू भी नहीं है। मतलब उन्होंने तो मुझे एज एन एडी देखा हुआ है, अब मैं उनके साथ एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। तो क्या होता है, कई बार लोगों को शायद लगता है कि यार इसको तो मैंने असिस्टेंट देखा है, आज ये डायरेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। शी गिव ऑल द रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन, शी इज वेरी अफेक्शनेट लेडी, वेरी अफेक्शनेट। और ये फिल्म में ना वो बड़ी खूबसूरत लग रही है, आप देखेंगे, आप उसके ट्रेलर्स में भी देखेंगे और उसमें देखेंगे, बड़ी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि माहौल हमारा इतना पॉजिटिव था, इतना हंसमुख ये था, तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। और बल्कि हॉट भी लग रही है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं तो उनके लिए बड़ा सम्मान का, मेरा उनकी तरह हमारा रिश्ता बड़ा सम्मान वाला रिश्ता रहा। लेकिन जब मैं वो गाने वाने कुछ सीन्स एडिट कर रहा था और मैं बैठे रहता था, मैं मतलब वो स्पेशली जैसे दिल पटियाला गाना, तो बिल्कुल एकदम देख के मुझे लगता था यार ये तो शी इज लुकिंग हॉट, गॉर्जियस। तो वो आप जो है ना एज ए एक डायरेक्टर, मुझे लगता है एक डायरेक्टर तब तक अपनी फिल्म के नारी चरित्रों के साथ न्याय नहीं कर सकता जब तक उसको उससे प्यार ना हो, पर्सन से नहीं, नॉट टू द एक्ट्रेस, कैरेक्टर से प्यार ना हो। और वो प्यार दिखना चाहिए, स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपको स्क्रीन में ना रिफ्लेक्ट होगा। ये अमीषा पटेल की बहुत यूनिक कैरेक्टर है, बहुत अलग तरह वो दिखेंगी इस फिल्म में, और वो दिखता है। जो एक जब मैं करते करते मुझे जो कैरेक्टर से प्यार होने लगा, उनसे प्यार होने लगा, वो प्यार आपको स्क्रीन में भी दिखेगा, उनके परफॉर्मेंस में दिखेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए, जैसे संजय लीला भंसाली जी की फिल्मों में हीरोइन जो होती है वो बड़ी यूनिक होती है, क्योंकि उनको जो है उस हीरोइन से कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से प्यार होता है। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं उनके बिहाफ में मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि हम जब क्रिएटिव फील्ड में रहते हैं, इन चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें मालूम है यही है, तभी वो इतनी सक्सेसफुल या उतनी खूबसूरती से दिखते हैं चीज़ें, या उतने अच्छे से पोर्ट्रे होती है। देखिए बिल्कुल होती है, तभी तो मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइए फिल्म देखिए। मैं लोगों से एक जो है हमारे जितने मित्र, आप जैसे दोस्त हैं जो हमारे शुभचिंतक हैं, वेल विशर्स हैं, उनसे कह रहा हूँ कि भैया आइए फिल्म के बारे में बात कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं। अनफॉर्चुनेट क्या होता है, जब नए प्रोड्यूसर्स होते हैं, नए फिल्म मतलब वो फिल्म शुरू तो बड़े जोश से करते हैं, फिल्म रिलीज होते होते उनका जोश ठंडा हो जाता है और वो पीआर प्रमोशन पे ध्यान नहीं दे पाते। ये बहुत डिसएडवांटेज है। ये आपके फिल्म के बारे में लोगों को पता ही नहीं तो देखने कौन जाएगा? जब देखेंगे उसकी माउथ पब्लिसिटी तो सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है कि कम से कम 20% 30% तो ऑक्यूपेंसी आए। वो नहीं आएगी तो फिर आपकी फिल्म जो है, आप फिर हो सकता है वो 50 60 70 आ जाए और आपकी फिल्म सुपर हिट हो जाए। लेकिन पहला जो है 20% या 15% भी लाने के लिए ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि नहीं हो पाता है, कई बार जो है प्रोड्यूसर हमारे उनका जोश ठंडा हो जाता है, या वो थक जाते हैं, या नहीं कर पाते हैं उस तरह से। लेकिन ये डायरेक्टर की तो एज ए डायरेक्टर हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने बिहाफ में अब जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, या जो भी फिल्म के लोग हैं उनको करनी चाहिए। हर इंसान जो फिल्म से जुड़ा होता है, जब फिल्म रिलीज होती है उस फिल्म के बारे में अब कम से कम अपने सर्कल में कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हिंदी सिनेमा ने एक बुरा दौर देखा है, अभी एक अच्छा दौर वापस आ रहा है,
और 2024 की सबसे पहली फिल्म हमारी हो रही है जो रिलीज हो रही है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये दायित्व है कि इस फिल्म को हम प्रॉपरली इसको पुश करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करें। लोग आए, देखें, उसके बाद बताएं अच्छी है बुरी है। मुझे मालूम है 90% लोग इसको अच्छी बोलेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो देख रहे हैं, आप फिल्म देखने के बाद वापस ये इंटरव्यू देखिएगा, ये फिल्म आपको बुरी नहीं लगेगी, आपको अच्छी लगेगी फिल्म, ये मैं श्योर हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ऑडियंस को पता होना चाहिए। ऑडियंस की गलती नहीं है ना, गलती हमारी है कि अगर हमने ऑडियंस को नहीं बताया तो ऑडियंस आएगी कैसे देखने। तो ये जरूरी है और इससे आप बच नहीं सकते, इसको और करना चाहिए इसको। देखिए ओटीटी ना, मुझे लगता है वो एक तरह का ना सीरियल का एक्सटेंशन है, टीवी का एक्सटेंशन है। वो बिल्कुल अलग हमारे लिए, अच्छा लोग अलग से सोच रहे हैं, वो अलग नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ टीवी में हमने सास बहू ही मान लिया था टीवी एक समय। हालांकि जब टीवी के शुरुआती दिन देखेंगे तो कथा सागर जैसे भी आते थे और बहुत करमचंद आता था, कुछ अलग तरह के शो आते थे। लेकिन और वो 13 एपिसोड के ही होते थे, अगर आपको याद हो 13 एपिसोड के होते थे। तो ऐसा तब वो एक तरह से वही था, वही फॉर्मेट था। लेकिन हाँ, धीरे टाइम के साथ चीज़ें बदलती है, तो लोगों ने टीवी इसको बहुत अलग से देखने लगे भारत में खासकर। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लगता ये है बस। हाँ, कंटेंट वाइज जो है ओटीटी की जो आप टीवी में नहीं दिखा सकते थे वो ओटीटी में दिखाने लगे, तो इसीलिए ये अलग है। हालांकि मैं भी एक वेब सीरीज से जुड़ा हुआ हूँ, लेजेंडरी फिल्म मेकर प्रियदर्शन जी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं उसमें एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे और बहुत भव्य तरीके से शूट हो रहा है। इनफैक्ट ये इंटरव्यू के बाद मैं निकल जाऊंगा, हैदराबाद में हमारा सेट लगा हुआ है, तो मैं उसका भी काम आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये ठीक है, वेब उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओटीटी उसका एक पैटर्न अलग है, उसके शूट करने का अलग ये है। आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। तो अगर आपका टारगेट ऑडियंस आपको पता है तो यू विल बी सक्सेसफुल। जैसे एकता कपूर का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सक्सेस टीवी में वो क्वीन इसलिए बन गई थी क्योंकि उनको पता था कि उनके टीवी में वो किसको कैटर करना है, उनके टारगेट ऑडियंस क्या है। टीवी जो है तब धीरे धीरे, पहले टीवी एलिट लोगों के लिए होता था, तो उस तरह के शोज होते थे, बुनियाद, कथा सागर और इस तरह से जो भी है विक्रम बेताल, रामायण, जो भी बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स होते थे। फिर टीवी क्या हो मासेस तक पहुंचा, तो उन्होंने जो है, मुझे लगता है लोगों को भी उस समय मार्केटिंग के लोगों को लगा होगा कि ये क्वालिटी की जगह अब क्वांटिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्वांटिटी के लिए तो टीवी सीरियल में खास बात ये होती है कि सास वो अंबानी जैसे कोई कैरेक्टर, फैमिली जैसे की भी बहू जो है ड्राइंग रूम में बैठ के सब्जी काट रही होगी साड़ी पहन के, क्योंकि ऐसा वहां नहीं होता होगा। मैं तो खैर नहीं गया हूँ अभी तक, अंबानी जी ने मुझे बुलाया नहीं है अपने किसी पार्टी में, जब जाऊंगा देखूंगा, पूछूंगा उनसे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। ये जो है अपना जो लोग लेकिन देख रहे हैं, जो टीवी शो देख रहे हैं, उनके साथ वो रिलेटिविटी चाहिए। तो इसीलिए वो कैरेक्टर्स जो है, महिलाएं जो है टीवी सीरियल में सब्जी काट रही होंगी ड्राइंग रूम में बैठ के, और सब साड़ी पहन के, आप फुल मेकअप के साथ सो रही होंगी, क्योंकि वो उनको रिलेट करने के लिए। तो ये आप अगर अपना टारगेट ऑडियंस को समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आप चुकेंगे नहीं। और वही है, धीरे धीरे ये एक अलग अलग क्लियर हो जाएगा, फिल्में किस तरह से बनेगी, या कुछ समय के लिए ऐसा रहेगा, सीरियल किस तरह से बनेगी और ओटीटी के कंटेंट किस तरह से बनेंगे। ये आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से जो है आपको चीज़ें बाइफर कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, फिल्म मेकर्स के लिए भी इजी हो जाएगा और सबके लिए आसान हो जाएगी चीज़ें। नहीं, एज एन एक्टर तो मैं सोच रहा हूँ मुझे कोई साइन कर ले। इतने लोग मुझे इंटरव्यू दे रहे तो सब मुझे बोल रहे आप एक्टर है, एक्टर लग रहे हैं, एक्टिंग कीजिए। तो मुझे लगा नहीं खर्च नहीं, एक्टिंग नहीं किया। वो होता क्या मैं बताऊँ मैं ना, एक हमारे मित्र है मनोज नौटियाल जी, उनका एक टीवी शो था जो कहूँगा सच कहूँगा। उसमें क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, पहले एक मित्र हमारे बल्लू सलूजा जो लगान, दंगल ये सब एडिट किए, तो वो एक फिल्म में जो है प्रोड्यूसर भी थे, को प्रोड्यूसर जैसे थे। तो उसमें एक पहाड़ी फौजी चाहिए था, तो उन्होंने, उनकी बड़ी ये थी, मैं थोड़ा बहुत थिएटर करता था, उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो है ये मनोज नौटियाल जी बता रहा हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा करके गाता था, बहुत पॉपुलर टीवी वो कोर्ट रूम ड्रामा था। तो उसमें शायद वकार थे जो पुलिस ऑफिसर बने थे, तो वकार शायद किसी वजह से नहीं किया, तो वो मैंने ही वो यूनिफॉर्म पहन के, वो मरता क्या नहीं करता टाइप का, शूट ना रुके, पहन लिया उनका यूनिफॉर्म। वो बॉडी बिल्डर थे, उसमें मैं दुबला पतला था। तो शुरू के एपिसोड तक यूट्यूब पे जाके आप देखेंगे तो मेरे कंधे यहाँ लटक रहे हैं, मैं बड़ा खूंखार इंस्पेक्टर बना हूँ और लग रहा है साला कॉलेज का जो है भागा हुआ लड़का है ना, जो कॉलेज से भाग के फिल्म देखने आया होगा, इस टाइप का इसको यूनिफॉर्म पहना के खड़ा कर दिया। तो किया मैंने, तो वो बहुत बुरी एक्टिंग करता था, लेकिन ये हुआ कि लोगों ने का बड़ा प्यार मिला, लोग मुझसे बहुत प्यार किया। उसके बाद उन्हीं का एक शो था पिया का आंगन।
पिया का आंगन जब मैंने किया तो फिर वो उसमें मैं विक्की बजाज था, वो बहुत पॉपुलर था। मुझे अभी भी, मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, लोग आए धीरे धीरे बोले आप वही है ना, ये 2008-9 में आता था। तो लोगों ने कहा कि आप वही है ना विक्की बजाज, और लोगों ने मेरे साथ फोटो खिंचवाने लगे। मतलब सोचिए ना, 10 साल से ज्यादा हो गया, 10-15 साल होने के आ गए, लेकिन लोगों को याद है अभी तक वो कैरेक्टर, क्योंकि मैं उसमें डर का शाहरुख खान जैसा कैरेक्टर है उसका और नेगेटिव वर्जन था, समझ लीजिए। क्रूर, और ज्यादा क्रूर, और ज्यादा खूंखार था, लेकिन वो पॉपुलर था। तो पॉपुलर था तो, लेकिन फिर मेरे लाइफ में कुछ चीजें भी है, मैं डायरेक्टर बन गया, फिर मुझे लगा कि डायरेक्टर ही बनने आया था तो अच्छा चल रहा है। हाँ ठीक है, कुछ शोज उसके बाद भी लोगों ने मुझे बुलाया। क्राइम पेट्रोल में भी शुरुआती, जब सबसे पहला जब फिक्शन उन्होंने शुरू किया था तो इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर में ही था, और क्राइम पेट्रोल में भी तो वैसा किया। लेकिन एक्टिंग के लिए उतना पैशन नहीं है। मिलेगा, अगर कोई देते हैं बैठा बैठाए मिलेगा तो करूंगा, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन और करना भी चाहिए, मुझे लगता है हर क्रिएटिव आदमी को हर तरह का काम करना चाहिए, उससे दूसरे का काम समझने में उसको आसानी होती है। भले आप उसको फुल फ्लेज ना करें, लेकिन शौक के तौर पर थोड़ा करना चाहिए। उससे आपको, जैसे एज एन एक्टर, मैं थिएटर करता हूँ तो मुझे एक्टर की प्रॉब्लम क्या होती है कैमरे के सामने मैं समझ सकता हूँ। जब मैं जो है थोड़ा बहुत आर्ट डायरेक्शन टाइप का भी काम किया हूँ तो मुझे मालूम है कि ये नहीं हो रहा तो इसका अल्टरनेट क्या है। जैसे मेरी जो आने वाली फिल्म है अगली, इसके बाद जो है मिलन होगा कब जाने, वो पीरियड ड्रामा है, 1947 बंगाल की कहानी है, 1947 में बंगाल की कहानी होगा, मिलन होगा कब जाने। उसमें जो है बहुत सारी चीजें हमने, और उसको हमने बंगाल क्रिएट किया छत्तीसगढ़ के अंदर। अब बंगाल अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, लेकिन आपको पता है आर्ट डायरेक्शन से रिलेटेड चीजें मुझे पता है, तो मैंने वहां पे उस तरह के सेट लगवाए कि जो है लोकल आर्ट डायरेक्शन की टीम से भी हमने बंगाल के सेट लगवाए, बंगाली घर कैसे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, मुझे लगता है स्पेशली डायरेक्टर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज करे तो वो फायदा होता है, वो आपके काम में भी दिखेगा। क्योंकि एक तो आप एक्सपर्ट के साथ काम करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट के साथ डिस्कस क्या करेंगे, आपका विजन एक्सप्लेन करने के लिए आपको अगर वो काम किया है। मैं तो कई बार मेरे फिल्म में अगर बहुत ज़्यादा डांस नहीं है तो गाना भी मैं पिक्चराइज कर लेता हूँ, क्योंकि हम म्यूजिक वीडियोस देखते रहते हैं, हम थिएटर में भी डांस करते हैं, हमें पता होता है कि क्या है, बीट्स पता है। हाँ लेकिन ठीक है, अगर आपका स्पेसिफिक काम है तो उसी से करवाना चाहिए, लेकिन आपको अगर पता है तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो जिसका जो मास्टर है वो करे, लेकिन आपको थोड़ा पता हो तो ईजी होता है काम करने में। जी, हमारी फिल्म रिलीज हो रही है 5 जनवरी 2024। ये 2024 की सबसे पहली फिल्म है, और प्लीज़ आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने मुझे एज ए विक्की बजाज देखा होगा तो विक्की बजाज की तरफ से भी रिक्वेस्ट है, पिया के आंगन के विक्की बजाज की तरफ से रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरा नाटक मोहनजोदड़ो देखा होगा तो मोहनजोदड़ो की तरफ से रिक्वेस्ट है। और अगर आपने मेरी जो बड़ी क्रिटिकली एक्लेम फिल्म है नानी तेरी मोरनी वो देखी होगी तो वहाँ से भी रिक्वेस्ट है। और जितने भी मेरे गंदे गंदे टीवी शोज देखे, घर में झगड़े करवाए हैं, तो आप लोग प्लीज़ जो है उन लोगों के झगड़ा को भूल जाइएगा और ये मेरी ये फिल्म देखिएगा। 5 जनवरी को ही पहुँच जाइए, है ना। तो अगर 5 जनवरी को पहुँचेंगे तो फिल्म चलती रहेगी आगे तक, 6, 7, 8, 10 पता नहीं, 25 जनवरी, 50 मतलब 25 फरवरी, 25 मार्च तक भी चलेगी। लेकिन पहले दिन और दूसरे दिन आप लोग थोड़ा फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाए और इस फिल्म को देखें। और अब मैं बता रहा हूँ, बार-बार मैं कह रहा हूँ कि फिल्म देख के आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको मज़ा आएगा, गुदगुदाएगी फिल्म, यू विल लव द फिल्म। तो प्लीज़ देखिए और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे कमेंट कीजिएगा, इसके आपके जो चैनल है उसके नीचे जहाँ भी आपको दिखे वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। अब बुरी लगे खुल के बोलिए, आप ये भी मैं बोल रहा हूँ, बुरी लगे बिल्कुल लगी, मैं आगे खुद उस पर आपको रिएक्ट करूँगा और कमेंट करूँगा। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ देखिए 5 जनवरी 2024।